बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरी वालदा के कमरे से बाहर था, कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं अभी स्कूल से आई थी। हमारे घर के बाहर मर्दों का रश अब मामूल की बात हो चुकी थी। मेरी वालदा बाज़ार फल फरोशी का काम करती थी, लेकिन बंद कमरे का राज मेरी जान निकालने लगता था, क्योंकि मेरी वालदा का फल बेचने का तरीक़ाकार मुझे बड़ा ही मुख्तलिफ लगता था। उन्होंने एक बैठक में ही फल लगा रखे थे। बैठक का एक दरवाज़ा बाहर की जानिब खुलता था और दूसरा जानब घर के अंदर। मेरी अम्मा जब फल बेचती तो इस वक्त अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती, जो घर के अंदर की जानब खुलता था, और बरौनी दरवाजे से ही गाहक का आना जाना लगा रहता था। मेरी वालदा एक एक मर्द को अंदर बुलाती थी और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता था। इसके बाद काफ़ी देर के बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुलता तो वो शख्स फलों के शॉप पर लेकर बाहर निकलता था। इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी होती थी और मेरी वालदा 5-5 हज़ार के नोट गिन रही होती थी। मैं ये सोचने लगती कि मेरी वालदा ऐसा भी क्या फल बेचती है कि गाहक 5,000 इनके हाथ में थमा जाता है। फिर मेरी वालदा मर्दों को ही ये फल क्यों बेचती है? ऐसे बहुत से सवालात मेरे अंदर आने लगे थे। मेरी वालदा सिर्फ मर्दों को ही क्यों फल बेचा करती और वो एक गाहक को ही क्यों कमरे में अकेले बुलाया करती थी? मेरी वालदा की ये बात मुझे इनके किरदार के बारे में मशकूक सी करने लगी थी। मैं बहुत छोटी थी, यहाँ कोई 7-8 साल की, जब मेरी वालदा की मौत की खबर हम तक पहुँची। मेरी वालदा शारजा में नौकरी करते थे। जब तक मेरे वालद शारजा में नौकरी करते थे, जब तक मेरे वालद की शारजा में अच्छी नौकरी लगी थी, वो महीने के ढेरों पैसे हमें भेजते थे। सब रिश्तेदार हमसे मिलते थे, हमारी आवभगत करते थे। हर जगह इस बात के चर्चे थे, सफ़िया का नसीब बड़ा अच्छा है, इसका शौहर इसे दरहम भेजता है। और हमारी खुश नसीबी शायद हमारे वालद की ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई थी। इनकी मौत की खबर ने तो जैसे हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ ही छीन ली थी। मेरी वालद शारजा कपड़ों का स्टॉल लगाते थे और बच्चों के कपड़े एक स्टॉल पर लगाकर बेचते थे। लेकिन इसी साल इस जगह पर आग लग गई, जहां लोगों का माली नुकसान हुआ। वहां बहुत से लोगों से जान से भी हाथ धो बैठे थे। सामान के साथ लोग भी जलकर इस कदर झुलस चुके थे कि इनकी लाशें पहचानना मुश्किल थी। मेरे वालिद के दोस्त ने कहा कि वहाँ की हुकूमत किसी की डेड बॉडी इनके कवानीन के पास नहीं भेज रही, क्योंकि पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि मरने वाला कौन था। मेरी वालदा, मेरे वालिद भी इन्हीं में शामिल थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वालिद की आंखें क्या बंद हुई, दुनिया ने भी आंखें बदल ली। हम अपनी दादी और चाचा के साथ रहते थे। जब तक मेरे वालिद शारजा से पैसे भेजते रहे, तब तक मेरी दादी की चहती बहू मेरी माँ और लाडली पोती मैं थी। मेरे चाचा मुझे बेहद चाहते थे, लेकिन जब हम माँ बेटी इन पर बोझ बन गई तो दादी मुझे मनूस और मेरी माँ को डायन कहने लगी। कहती कि डायन हो तो मेरे बेटे को खा गई। मेरी चच्ची का रवैया भी हमसे बुरा होने लगा। मेरी वालदा से वो यूँ काम करवाती जैसे वो इस घर की मुलाजमा हो। मेरी अम्मी समझ चुकी थी कि सारी इज्जत पैसे से ही होती थी, इसलिए घर की छत हमारे सर से न छीन जाए। वो चुपचाप सबकी कड़वी घिसलीस बातें सुनती रहती। वाहद मेरे चाचा ही थे जिन्हें हमारा एहसास था। वो चुपके से मुझे कभी फल पकड़ा देते तो कभी मेरी वालदा को चच्ची से छुपकर पैसे दे देते। ये भी कह देते कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कह दिया करें, भाभी मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ। मेरी वालदा मेरे वालिद की अचानक मौत से बहुत गमज़दा से रहने लगी थी। मेरी वालदा को सुबह से बुखार था। एक बार मेरी चच्ची मुझसे कहने लगी, तुम क्या हमारे घर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ जाती हो? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं इसी वक्त 7 साल की थी, मुझे कहाँ ये सब काम आते थे। मेरी माँ तेज़ बुखार में बेहाल कमरे में लेटी हुई थी, इसीलिए चच्ची ने मुझसे कहा कि तुम्हारे ड्रामेबाज माँ सो रही है और मेरे सर में दर्द है, तो जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं किचन में चली गई। मैंने केतली में पानी डाला, बड़ी मुश्किल से डरते हुए माचिस से आग जलाई, लेकिन चूल्हा ऊंची जगह पर रखा हुआ था। मैं केतली में पकती चाय देख नहीं सकती थी, इसलिए मैं एक छोटी सी कुर्सी सहन से अंदर किचन में ले आई और वो रखकर इस पर खड़ी हो गई। मैंने केतली में पानी डाला और चाय की केतली कैन से ढूंढने लगी। अचानक केतली में तवाज़न बरकरार ना रख सका। मैंने जल्दी से अपना बचाव की खातर गर्म केतली पकड़ ली। मेरा हाथ जल गया तो मैं तपती से भी गिर गई।
केतली गर्म पानी भी मुझ पर गिर गया। मैं तड़प कर चलाने लगी तो मेरी वालदा समेत सभी किचन में आ गए। मेरा हाथ जल चुका था। मेरी वालदा ने चच्ची से सख्त लहजे में बात की कि तुमने छोटी बच्ची को चाय का बोला ही क्यों। मेरी वालदा से मेरा तड़पना रोना देखकर खुद भी रोने लगी। मेरी वालदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आई। शहद मेरे हाथ पर लगा दिया ताकि छाले ना बने। मैं बिलख रही थी, रो रही थी। मुझे शायद किस्म की रोना आ रहा था। मेरी दवाई लगाई। अम्मा ने मुझे सीने से लगाकर खुद भी रोने लगी। जब चचा को पता चला तो चच्ची को डांटने लगे कि तुमने इतनी छोटी बच्ची को क्यों चाय बनाने का कहा। मेरी चच्ची को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो मेरी वालदा पर घटिया इल्ज़ाम लगाने लगी। कहने लगी ये औरत मेरे मियाँ को अपने जाल में फंसा रही है। मैं इसे अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत ने ऐसा वावेला मचाया कि किसी के ना सुने और रात के वक़्त ही मुझे और मेरी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। हम लोग रोते हुए सड़क के एक किनारे पर फुटपाथ पर बैठकर मैं अपने जले हाथ को देखकर बोल गई। मेरी माँ पहले से ही बुखार में मुब्तला थी, इसलिए अब मैं बुखार की शिद्दत की वजह से बुरी तरह कांपने लगी थी। इस पर सितम ये हुआ कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम दोनों माँ बेटी फुटपाथ पर बैठी आंसू बहा रहे थे। अपने वालिद की ज़िंदगी में हमने कभी सोचा भी ना था कि ये वक़्त भी देखना पड़ेगा। कुछ ही देर में हम दोनों बारिश से भीग चुके थे। मेरी वालदा हालांकि खुद भी कांप रही थी, लेकिन मुझे ठंड ना लग जाए इसीलिए मुझे अपनी आगोश में छुपाने लगी। मेरी वालदा के आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह से कांप रही थी कि जब ये किस्मत को हम पर तरस आ गया। एक रिक्शे वाला काफ़ी देर से हमें यूं रोता बिलखता देख रहा था, इसीलिए हमारे पास आ गया। कहने लगा अगर हम घर जाना चाहते हैं तो वो हमें बिना किराए के छोड़ देगा। इसे लगा शायद हमारे पास अपने घर जाने का किराया नहीं, लेकिन हमारे पास तो कोई घर ही नहीं था। मेरी वालदा कहने लगी कि भाई हम माँ बेटी बेघर हो चुके हैं, हमारा कोई सहारा नहीं। वो रिक्शे वाला रहमदिल शख्स था। मेरी वालदा को बहन कहकर कहने लगा कि मेरा घर छोटा है लेकिन आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काफ़ी है। हम दोनों माँ बेटी इसके रिक्शे पे बैठ गए। वो रिक्शे वाला हमें अपने घर ले गया। वो शख्स वाकई बहुत नेक दिल शख्स था। इसकी बीवी मर चुकी थी, इसीलिए वो भी तन्हा ही रहता था, लेकिन मेरी वालदा को बहुत समझाता था। इस शख्स का घर 2 कमरों पर मुश्तमिल बहन समझता था। इस शख्स का घर 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा घर था। एक छोटी सी बैठक थी जहाँ बामुश्किल ही एक सोफ़ा रखा हुआ था। वो शख्स सुबह ही घर से रिक्शा लेकर निकल जाता, रात देर तक घर आता, लेकिन शायद हमारी बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। एक बार हमें ये खबर मिली कि रिक्शे का एक्सीडेंट हो चुका है। वो रिक्शे वाला भी इंतकाल कर चुका था। 4 दिन तो हमें पड़ोसी खाना बेचते रहे। फिर मेरी वालदा सोच में पड़ गई कि रोटी का सिलसिला कैसे चलाया जाए। मेरी वालदा ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही सिलाई का काम जानती थी। मुझे घर पर अकेला छोड़कर भी कहीं काम पर नहीं जा सकती थी, इसीलिए अम्मी बेहद परेशान थी कि क्या करें क्या ना करें। 2 दिन से हम लोग फाके काट रहे थे। घर में राशन तक ख़त्म हो चुका था। आटा भी बस एक रोटी का बचा था जो अम्मी ने मुझे बनाकर दे दी। अभी मैं वो रोटी पानी के साथ ही अपने हलक से निकल रही थी कि हमारे घर का दरवाज़ा किसी ने खटकाया। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो इस रिक्शे वाले के दोस्त था। वो अम्मी को इस रिक्शे वाले की सक्की बहन ही समझता था, क्योंकि इस शख्स ने सब कुछ यही बताया था ताकि कोई भी मेरी वालदा के किरदार पर उंगली ना उठाए। वो शख्स कहने लगा कि इस रिक्शे वाले का रिक्शा बहुत टूट चुका था, इसे बनवाने के लिए पैसे भी ना थे, इसीलिए इसने वो रिक्शा बेच दिया है। इसने 2.5 लाख मेरी वालदा के हाथ में रख दिए कि ये रिक्शे की कीमत है। मेरी वालदा ने वो पैसे रख लिए। अब ये सोचने लगी कि इतनी कम कीमत पर कौन सा ऐसा काम किया जा सकता है जिससे वो सिलसिला आगे बढ़ सके। मेरी वालदा के जहन में यही एक तरकीब आई कि वो फल ख़रीद कर लाकर इसे छोटी सी बैठक में दुकान खोलने। हमारे मोहल्ले में पहले से किसी फल वाले की दुकान भी ना थी। अम्मी दूसरे ही दिन बड़ी मंडी से फल ले आई। बैठक में अपनी दुकानदारी लगा ली। पहल तो अम्मी फल पर नफ़ा कम रखकर बेचने लगी, लेकिन इसमें अक्सर नुकसान हो जाता था क्योंकि बचा हुआ फल ख़राब होने लगता था, ज़ाया हो जाता था। मेरी वालदा बेहद परेशान सी हो गई थी, लेकिन फिर
उन्होंने अपनी दुकान से बाहर ये लिखकर लगा दिया कि वो फल सिर्फ मर्दों को फ़रोख्त करेगी, क्योंकि इनके पास ऐसा फल है जो सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं, और जो मर्द इस फल को खाएगा वो इसी तरह की अधूरी सी तहरीर पढ़कर मेरी वालदा की दुकान पर मर्द आने लगे। मेरी वालदा एक वो शख्स बाहर फल लेकर निकलता था और बड़ा हाश बिशाश खुश होते हुए बाहर जाता था। मेरी वालदा के पास 1000 नोट आने लगे। दिन ब दिन मेरी वालदा की दुकान पर मर्दों का रश बढ़ने लगा। मैं अब 7वीं जमात में आ चुकी थी। अब तो हमारा घर इस महल में सबसे ऊंचा और पक्का बन चुका था। मेरी वालदा ने पैसे जमा करके घर की 2 मंजिलें बनवा ली थी। अपनी दुकान भी बहुत सजा ली थी, लेकिन सब लोग मेरी वालदा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। इनके किरदार पर उंगलियां उठाने लगे, कहते कि ये औरत फल का बहाना बनाकर मर्दों को घेरती है। मैं इसी मोहल्ले के स्कूल में पढ़ती थी। मुझसे हर लड़की दोस्ती करने से इनकार कर देती, कहती तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं, इसके पास मर्द आते हैं, हम तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते। मुझे ये सब बातें बहुत बुरी लगती थी। मैं जब अम्मी को घर आकर ये सब बातें बताती तो वो मेरी बात को गैर संजीदगी से लेती, कहती कि लोगों को आदत होती है दूसरों की डोह में रहने की, इनके खिलाफ बातें करने की, तुम परवाह मत किया करो। मैंने कहा कि अम्मी आप भी मुझे ये बात नहीं बताती कि आप क्यों फल सिर्फ मर्दों को ही देती हैं, फिर आप क्यों हर मर्द को अकेले अंदर बुलाती हैं। मेरी वालदा मेरे इस सवाल पर मुझे डांट देती, कह कि तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझसे सवाल जवाब करो। लेकिन मैं अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रही थी, जिससे मैं उठने वाले वसवसे 100% अंदेशे मेरी जान निकाले रखते थे। ये भी नहीं कि मेरी वालदा सज धज कर इन मर्दों के सामने जाती थी, नहीं ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल सादा सी रहती थी, सर में दुपट्टा भी अच्छे से लेकर रखती थी, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे की दास्तान मैं नहीं जानती थी, जिसके बारे में लोगों की राय बिल्कुल अच्छी ना थी। वो हमारी दुकान से हमारे मोहल्ले में कोई फल नहीं खरीदता था। सब मर्द अमीर घर वाले थे, गाड़ियों में आते थे। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि बैठक की वो खिड़की जो घर के अंदर की जानब खुलती थी, अम्मी ने वो अभी तक बंद करके जो घर के अंदर की जानब खुलती थी, अम्मी ने वो तक बंद करवा दी थी। अगर मेरी वालदा के दिल में चोर ना था तो उन्होंने वो खिड़की क्यों बंद करवाई थी। वो मेरी किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं देती थी। एक और बात बहुत अजीब सी थी, वो ये कि जो भी मर्द अंदर से फल लेकर जाता तो अंदर की कोई बात इसने बाहर कभी नहीं बताई थी। मेरी माँ अब तो वो भी ज़्यादा मोहतात हो गई थी। कमरे की खिड़की हर वक्त बंद रखती थी और मेरी बेचैनी अरूज पर थी। मैं अभी इसी ज़ियत से ही 2-4 थी कि एक रात जो कुछ मेरी आँखों ने देखा, मेरे रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए। सर्दियों की रातें थी, इसीलिए सन्नाटे का राज था, पंखे भी बंद हो चुके थे, इसीलिए ज़रा सी आहट भी साफ सुनाई देती थी। मेरी आँख किसी की सरगोशियों की आवाज़ से खुली थी। मैं कमरे से बाहर आई तो अम्मी के कमरे से सरगोशियों की आवाज़ें आ रहे थे। मैंने लॉन्च में लगी खिड़की की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मेरी माँ के कमरे में इस वक्त कौन था और क्या कर रहा था। मैं तो अपनी माँ की दिन की इस किस्म की सरगोशियों से परेशान थी और अब तो रात का पहरा था। मैंने दरवाजे के हॉल से देखना चाहा तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं चकरा कर रह गई। मेरी वालदा किसी शख्स के साथ कमरे में वापस अपने मेरी वालदा किसी शख्स के साथ गले में लगी हुई थी, वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी माँ अगर और इस औरत के नाम से पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी तो आज मुझे इस बात की तस्दीक भी हो चुकी थी। कुछ अर्सा पहले हम रूखी सूखी खाते थे, हमारे घर ज़्यादा आसाइशें भी नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी में सुकून था। फल भी मुनासिब कीमत में बेचती थी, लेकिन हम मुतमिन थे। लेकिन फिर हमारे मोहल्ले में चंद दुकानें सब्ज़ी फल फरोश की खुल गई। मेरी माँ का काम कम होने लगा, फल डलकर ख़राब होने लगा, दिन ब दिन काम घाटे जाने लगा। मेरी वालदा बेहद परेशान थी, वैसे बर्बाद हो रहे थे। जब एक 1.5 उम्र का शख्स मेरी माँ के पास आया और कहने लगा, पहले अपनी बेटी को कमरे में भेजो, वो काम की बात मेरी माँ से करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ गैर मौजूदगी में वो शख्स मेरी वालदा से कहने लगा, तो मैं अकेले में बताऊँगा। मैं इस वक्त छठी में पढ़ती थी। अम्मी ने मुझे कमरे में भेज दिया। मैं जो सोचने लगी कि ऐसा क्या राज है जिसे मुझे अनजान रखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद से तो अम्मी ने वो
लगाया कि हमारे घर में पैसों की रेल पेल होने लगी। चंद माह ही मेरी माँ ने गाड़ी भी खरीद ली। इसके पास फल खरीदने वालों का रश बढ़ने लगा। मेरे अंदर अपनी माँ के लिए नफरत बढ़ने लगी। मैं अब हर वक्त मनफी सोचने लगी थी, एक जहनी उलझन का शिकार रहने लगी थी। अब जिस शख्स को मैं अपनी माँ के साथ देख चुकी थी, मेरे दिल में अपनी वालदा के लिए इज्जत नहीं रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो वो शख्स गाड़ी में कहीं जा रहा था। मुझे देखकर पहले तो गौर से देखने लगा, फिर गाड़ी मेरे पास लाकर रुक दी और मुझसे पूछने लगा, तुम सफ़िया की बेटी हो ना? मैंने कहा हाँ। मेरा लहजा सख्त था। कहने लगा, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूँगा। मैंने इसे तंगी नज़रों से देखा। मैंने कहा कि अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। मेरे इस कदर रूखे लहजे पर वो मुझे गौर से देखने लगा, फिर कंधे उचकाता हुआ गाड़ी आगे बढ़ाए ले गया। लेकिन जब मैं घर आई तो वो गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। ये देखकर मैं परेशान सी होकर रह गई थी। ये कौन शख्स था जो रात की तारीकी में मेरी माँ के पास आता था और आज ये दिन के वक़्त में भी मौजूद था? जब अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो अम्मी मुझे सामने देख चुकी थी। मैंने पहली बार माँ के चेहरे पर इतनी परेशानी देखी थी। मैंने कहा कि आपके कमरे में कौन है? मेरे सवाल पर वो घबरा सी गई। कहने लगी, गाहक हैं, तुम घर के अंदर जाओ। मुझे वो शख्स बड़ा अजीब सा लगता था। इसकी रंगत काली थी, चेहरा बदनुमा सा था। पता नहीं वो क्यों मेरी वालदा के पास आता था। एक रात को फिर वो शख्स हमारे घर पर मेरी वालदा के कमरे में मौजूद था और ये बात मुझे एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत में मुब्तला कर रही थी। वो शख्स मेरी माँ के साथ बदकारी करने आता था। मुझे अम्मी के कमरे से आज भी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि रोशनदान से जाकर देखती हूँ कि वो शख्स क्या कर रहा है। मैंने एक स्टूल रखा। जैसे ही इस पर चढ़कर मैंने कमरे में झांका, आंखें झपकाना ही भूल गई। मेरी वालदा इस शख्स के गले लगी रो रही थी और जो बातें वो इनसे कर रही थी, मैं चकरा कर रह गई। मैं इसे स्टूल से नीचे उतर गई। मैंने दरवाजे को दस्तक दी तो दरवाजे पर मेरी वालदा ने खोला। वो बेहद नर्वस थी। मैंने कहा कि आपके कमरे में इस वक्त कौन है? मेरी बात पर वो घबरा सी गई। कहने लगी, तुम क्या पागल हो गई हो? इस वक्त मेरे कमरे में? उन्होंने उल्टा मुझे ही सवाल पूछा। मैंने कहा कि आपके कमरे में मैं अब्बू हैं। मेरी बात सुनकर मेरे वालदा के चेहरे का रंग उड़ा था। वो रोने लगी, मुझे अपने साथ लगाया। वो शख्स मेरा बाप था। वो शख्स अब मेरे सामने आ गया था। मैं इनके साथ लग कर रोने लगी थी। वो कहने लगे कि मैं मजबूर था कि तुम लोगों से अपना आप छिपाऊं। कहने लगे कि शारजा में इस स्टॉल आर में पीछे हेरोइन की स्मगलिंग हो रही थी। वो आग भी हुकूमत के एक कारिंदे ने लगाई थी ताकि वो हेरोइन भी जल जाए और इसके चक्कर में बहुत से लोग जल चुके थे, लेकिन मेरी वालद जिंदा थे। चंद माह तो मेरे वालद बेहोश ही रहे। जब होश आया तो चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था, यहाँ तक कि चेहरे की हयात ही बदल चुकी थी। चंद माह तो मेरे वालद चलने फिरने के काबिल ना थे। उन्हें वहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जब ठीक हुए तो पुलिस की शक की बुनियाद पर उन्हें अपने साथ जेल ले गई। इस शख्स ने क्या वो किसी गिरोह में शामिल नहीं थे, लेकिन पुलिस वाले ने इन्हें फिर भी जेल में बंद कर दिया। काफ़ी साल बाद इन्हें छोड़ा था। जब वो पाकिस्तान आए तो चचा ने कहा कि चच्ची ने हमें बहुत साल पहले ही घर से निकाल दिया था। मेरे वालिद ने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसके बाद वो थक हार कर नाउम्मीद से हो गए। एक दिन का एक दोस्त उन्हें इस इलाके में लेकर आ गया। यहाँ मेरे वालिद ने अम्मी को फल बेचते देखा। वो हैरान रहकर हो गए, लेकिन उन्हीं दोनों ही ने ये खबर मिली कि शारजा की पुलिस ने फिर से इन्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की पुलिस से भी मदद मांगी है। मैं फिर से छुपने लगा। अभी भी मेरे पीछे पुलिस लगी है। इसी दौरान मेरी मुलाकात सफ़िया से होगी। मैंने ही तुम्हारी वालदा से छुपकर मिलने को कहा था। मैं नहीं चाहता कि पुलिस मुझे ढूंढे और शारजा पुलिस को पकड़वा दे। मेरे वालिद कहने लगे कि इनका दोस्त शारजा में जाकर मेरे वालिद के ख़िलाफ़ ये सबूत देगा कि मैं मुजरम नहीं हूँ और फिर वो आज़ाद हो गए। हमने अपने वालिद को अपने घर में रखा था। बहुत जल्द मेरे अब्बू बेकसूर साबित हो चुके।
मैंने अपनी वालदा से माफ़ी मांगी। मैं खामखा इन पर शक कर रही थी। फिर मैंने इनसे फल बेचने का राज पूछा तो कहने लगी कि मैंने इसीलिए ऐसा लिखा था कि लोगों को तजस्सुस हो और मुझसे फल खरीदने में। गाहक अकेले में यही कहती थी कि मेरे फल जो भी मर्द खाएगा इसे बेटा पैदा होगा, लेकिन जब तक बेटा पैदा ना हो जाए ये बात राज ही रखे, इसलिए वो लोग मेरे पास ही फल खरीदने आते। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था कि मैंने अपनी वालदा के बारे में कितना गलत सोचा। वो बिल्कुल बाकिरदार औरत थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।